गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आप सभी लोगों का श्योर एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। और आप जानते हैं कि यूपीएससी और यूपीपीएससी दोनों का की परीक्षा डेट प्री की एकदम नज़दीक है। तो इस समय आपका जो फोकस होगा वो होगा प्रीलिम्स पे होगा। और आज हम लोग वास्तव में प्रीलिम्स को ही टारगेट करके कुछ बातें करेंगे आज के सत्र में, विशेष करके कि किन किन टॉपिकों पर फोकस किया जाए। क्योंकि वैसे तो मेरा ये मानना है कि यूपीएससी और यूपीपीएससी दोनों के लिए लगभग सिलेबस तो समान ही है। 1.5 साल या सवा साल आप कह सकते हैं कि आवश्यक होता है कि आप पूरे सिलेबस को देख लें। लगभग उतना समय लगता है अगर आप स्ट्रेटजिक रूप से देखें तो निश्चित रूप से आप 1.5 साल के अंदर सारे सिलेबस को कवर कर लेंगे, जिसमें ऑप्शनल, सी सेट, जीएस सारी चीज़ें शामिल होंगी। लेकिन जो अंतिम 90 से 100 दिन होता है, 90 डेज आप मान सकते हैं। अभी मान लीजिए कि कुछ ज़्यादा है तो 6-7 दिन तो आप जानते हैं कि ना चाहते हुए भी आपको डिस्टर्ब होगा। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि जो आपके पास जो अभी समय है वो है 90 डेज का। और एकदम प्रीलिम्स ओरिएंटेड हो जाइए। 90 डेज में हम ये आपसे अपेक्षा करेंगे कि कम से कम 90 डेज इंटू 10 आवर्स, यानी लगभग 900 घंटे आप मैनेज करेंगे। और इन 900 घंटे की जो स्टडी होगी, जो स्ट्रेटजी होगी, परफेक्ट होगा आपको क्वालिफाई कराने में। इन 900 घंटों में कम से कम 150 से 200 घंटे, 150 घंटे के आसपास आप सी सेट को रखेंगे, है ना। सी सेट आप जानते हैं कि ये सी सेट क्वालिफाइंग है। जो सी सेट है वो क्वालिफाइंग है, लेकिन यूपीएससी में तो शुरू से ही रहा है कि बहुत सारे बच्चे सी सेट नहीं क्वालिफाई कर पाए। लेकिन इधर 1-2 वर्षों में सी सेट का जो यूपीपीएससी का भी लेवल है उसमें आप देखेंगे कि 25 से 30 हज़ार, 40 हज़ार ऐसे स्टूडेंट हो रहे हैं जो सी सेट नहीं क्वालिफाई कर पा रहे हैं। और जाहिर सी बात है उसमें कुछ ऐसे भी हैं जो जीएस में इतना मार्क स्कोर किए हुए हैं कि उनका प्रीलिम्स होता। तो ऐसे किसी भी रिस्क को लेकर के जो है चलने की ज़रूरत नहीं है। कम से कम 150 घंटे जो प्रायोरिटी है, आज हम लोग उसके सिलेबस में हम नहीं एंट्री करेंगे। वैसे भी क्वालिफाइंग है तो आप लोग ज़रूर देखेंगे कि किन किन सेक्शन में आप बेहतर कर सकते हैं कि कम से कम 50% तो जी सी सेट आप सही कर ले जाएं। और उसके लिए हमने आपको 150 घंटे यहाँ पे दिया हुआ है। आज के सत्र में हम लोग विशेष चर्चा इस बात पे करेंगे कि पूरे जीएस के कौन कौन से टॉपिक ऐसे होते हैं या किन कौन कौन से क्षेत्र ऐसे होते हैं जहां आप थोड़ा सा फोकस कर दें तो रास्ता या क्वेश्चन इंटेंसिव एरियाज होते हैं वहां से प्रश्न ज़्यादा आपसे पूछे जाते हैं। और यह एक सामान्य स्ट्रेटजी है। व्यक्ति स्टूडेंट के इंटरेस्ट के हिसाब से, स्टूडेंट की तैयारी के हिसाब से उस स्ट्रेटजी में थोड़ा बहुत परिवर्तन हो सकता है समय के हिसाब, मतलब उसके रुचि के हिसाब से। तो हम लोग शुरुआत करें, है ना। तो आइए देखते हैं। पहला एक बहुत बड़ा सेक्शन रहता है हिस्ट्री एंड कल्चर का, और हम आपसे अपेक्षा करते हैं कि लगभग 200 घंटे, पौने 200 से 200 घंटे। अब मालूम हो कि किसी का हिस्ट्री ऑप्शनल ही हो और वो 200 घंटे दे दे तो जाहिर सी बात है ये अच्छी बात नहीं है। उससे तो ये अपेक्षा रहेगी कि वो 100 आवर्स में ही कवर कर ले। लेकिन एक मोटे तौर पे आप 20 से 22 दिन आपको लगने चाहिए इतिहास में, है ना। हम बहुत सारी चीज़ों की चर्चा करेंगे कि कैसे क्वेश्चन टेकअप करें, कैसे कैसे टॉपिक्स को उठाएं, क्योंकि ये जो 90 दिन है आप लोग बहुत घालमेल करते हैं और अपने में ही उलझ जाते हैं। तो उलझने की ज़रूरत नहीं है, अब एकदम सुलझने और टारगेटेड होने की ज़रूरत है। तो जो साहित्य, इतिहास एवं संस्कृति का जो पोर्शन है, स्पेशली यूपीएससी में जब आप देखेंगे तो इस पूरे सेक्शन से यूपीएससी में 9 से 12 सवाल आते हैं। यूपीएससी को अगर आप देखोगे तो 9 से 12 सवाल, अब कभी ज़्यादा आ जाए या कम आ जाए तो आप जानते हैं यूपीएससी के पेपर सेटर के मूड पे है कि क्या वो करता है, कैसे करता है। और यूपी पीसीएस में अगर आप देखोगे तो 20 से 25 सवाल है। और ये मैक्सिमम बच्चों, अधिकांश बच्चे इसको ज़रूर देखते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ये वो सेक्शन है जिस पे एक बार आपने कमांड बना ली
तो कभी मिस नहीं होता है ना। तो अब यूपीएससी को फोकस करेंगे या किन किन बिंदुओं पर, खास करके प्राचीन से लेकर के मध्य तक अगर हम करेंगे, तो संस्कृति में साहित्य पहले आता है। लिटरेचर, लिटरेचर में जब भी आप देखेंगे तो प्राथमिक साहित्य से सवाल पूछे जाते हैं, जो प्राइमरी एविडेंस है, प्राथमिक जो साक्ष्य हैं। प्राथमिक साहित्य का मतलब ये है कि किसी भी कालखंड को आप पढ़ रहे हैं तो उसके जो समकालीन जो किताबें हैं, जो पुस्तकें हैं, वो प्राथमिक स्रोत कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर आपने उठा करके क्या कहते हैं, मौर्य साम्राज्य पढ़ रहे हैं, तो मौर्य साम्राज्य के साहित्य पे अगर सवाल आएगा तो सबसे पहले आएगा कौटिल्य के अर्थशास्त्र पर और मेगस्थनीज के इंडिका से आएगा, है ना। तो प्राथमिक साहित्यिक स्रोतों पर ही फोकस करने की जरूरत है। द्वितीयक स्रोत ठीक है, आपने एक दो बार देख लिया, दैट्स अदर थिंग, लेकिन मेन चीज आपको प्राथमिक स्रोतों पर कंसंट्रेट करने की जरूरत है। कला का जो पार्ट है, कला में भी आप जानते हैं स्थापत्य कला, चित्रकला, संगीत कला, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन फोकस करना है आपको किस पे, स्थापत्य कला पे करना है, आर्किटेक्ट पे करना है। और यहाँ से सवाल जो भी पूछे जाएंगे बहुत ही कंसेप्चुअल होते हैं। मेंस में चित्रकला से भी संबंधित खास करके गुफा वास्तुकला है, गुप्त काल इसके लिए बहुत फेमस है, मौर्योत्तर काल फेमस है। तो उनका विषय क्या है, उनकी विशेषताएं क्या हैं, उससे संबंधित तथ्य क्या है, कौन कौन से शासक वर्ग उससे जुड़े हुए हैं, इन चीज़ों को फोकस करेंगे आप। धर्म संस्कृति का एक बहुत बड़ा पार्ट है, चाहे वो इंडस रिलीजन ले लीजिए, चाहे वैदिक ले लीजिए, है ना चाहे वो हिंदू ब्राह्मण, जो हिंदू धर्म ब्राह्मण धर्म है, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, है ना, उनके प्रमुख सिद्धांत क्या हैं, उनके प्रमुख अनुयायी क्या हैं, उनके प्रमुख मॉन्यूमेंट्स क्या हैं, संस्मारक क्या हैं। यहाँ से एक विस्तृत एरिया है जहाँ से सवाल आपसे पूछे जाते हैं और आपको इस पे फोकस करना चाहिए। विज्ञान और प्रौद्योगिकी, है ना, और ये सब परंपरागत है, यहाँ से ये सारी चीज़ें आपसे परंपरा अनुरूप पूछी जाती रही हैं। इसमें स्पेशली फोकस करने की क्या ज़रूरत है कि जो समकालीन परंपराएं हैं, जो समकालीन कोई ऐतिहासिक या सांस्कृतिक चीज़ चर्चा में रही है, उन पे भी ध्यान देने की ज़रूरत है। या कहीं विवाद है, या कहीं 125वां वर्ष, 125वां वर्ष मनाया जा रहा है देश के विभिन्न क्षेत्रों में, तो उससे रिलेटेड जो सैद्धांतिक बातें हैं वो आपसे पूछी जा सकती हैं, है ना। ठीक है, चलिए, और इन पे कहाँ करेंगे, कैसे पढ़ेंगे, इस बात को तो आपको बताऊं। इन सेक्शन का तो सामान्य रूप से आपका जो स्रोत होगा वही रामशरण शर्मा और एनसीईआरटी होगी। आप किसी पर्टिकुलर सेक्शन कालखंड के लिए कोई और भी पुस्तक आपको अच्छी लगे तो आप पढ़ सकते हैं, बस डायमेंशन हमने उठा करके बता दिया। जो समकालीन चीज़ें चर्चा में है इसको आप कैसे जानेंगे। कोई भी जो मंथली आप मैगजीन पढ़ रहे हैं, जैसे मान लीजिए क्रॉनिकल ही आपने पढ़ा, तो जनवरी से लेकर के मई जून तक, यानी पिछले 7-8 महीनों में, 9 महीनों में जो चीज़ें चर्चा में रही हैं वो मैगजीन में ज़रूर रहती हैं। तो उससे रिलेटेड विषय वस्तु आपको पता चल जाएगा कि ये विषय चर्चा में रहा है, और उससे जुड़ा जो सैद्धांतिक पक्ष है आप अपने पुस्तकों से देख सकते हैं, और उन दोनों को मिलाकर के यूपीएससी में सवाल पूछा जाता है। तो ये यूपीएससी के लिए भी है और यूपीपीएससी के लिए, सिलेबस दोनों एक है, लेकिन यूपीएससी पे कल्चर पे ज़्यादा फोकस रहता है, इसलिए हमने आपको बताया कि किन किन डायमेंशंस में आपको पढ़ना है। हम इस सेक्शन पे एक आध क्लास भी आपको लेंगे कि जैसे आपको पता चल जाए कि हमको, जब हम कहते हैं कि इस पे फोकस करना है तो इसका क्या मतलब है। तो आप इंतज़ार करिएगा और ज़रूर वो आपको वो लेक्चर जो होगा वो लाभ पहुंचाएगा और कम से कम एक दिशा देगा कि आपको क्या क्या किस सेक्शंस में पढ़ने हैं। दूसरी चीज़, प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत। देखिए, इससे राजनीतिक पक्ष तो बहुत कम पूछा जाता है, पॉलिटिकल एस्पेक्ट तो आप मान के चलिए कि लगभग नहीं के बराबर रहता है, लेकिन एक मोटी मोटा खाका आपके दिमाग में रहना ही चाहिए। लेकिन जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है, आर्थिक चीज़ें, आर्थिक में भी आपको बताऊं कि खास करके जो जुड़ी हुई इससे शब्दावलियां हैं वो पूछ लेता है। आर्थिक, या कोई मान लीजिए कि कोई तकनीक है या प्रशासनिक शब्दावलियां हैं, है ना, एक बड़ा फेमस पॉइंट रहा है वहाँ से पूछने का। जैसे मालूम हुआ कोई पर्टिकुलर विभाग किसने स्थापित किया, या अरघट्ट उठा के पूछ लिया क्या था, है ना। तो ये तकनीक थी, सिंचाई की तकनीक थी,
है ना। तो ये सारी चीज़ें तकनीकी शब्दावली स्पेशली हमने इसी में जोड़ दिया, इकोनॉमिक, प्रशासनिक और तकनीकी, इन शब्दावलियों पे विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। और राजनीतिक पक्ष तो हमने आपको बताया कि मोटी मोटा एक स्टोरी पता होनी चाहिए। जैसे अब मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में बात कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है उनकी योजनाओं का क्रम पूछा जा सकता है, उद्देश्य पूछा जा सकता है ना। लेकिन इस सेक्शन से सवाल बहुत ही कम आते हैं, तो उस हिसाब से यहाँ पर फोकस करने की ज़रूरत थोड़ी सी कम है। जो कल्चर के बाद जो तीसरा पोर्शन है, वो जो निश्चित रूप से बहुत माइन्यूटली पढ़े जाने की ज़रूरत है, वो है आपका मॉडर्न इंडिया। खास करके जो 17th मुगल साम्राज्य के पतन से लेकर के जो 1857 के विद्रोह का समय है। निश्चित रूप से बिपिन चंद्र एक बहुत अच्छी पुस्तक है, वहाँ से आप पढ़ेंगे, परंपरा वहीं से पढ़े भी होंगे। लेकिन अगर आप अन्य स्रोत भी ले तो कोई दिक्कत नहीं है। कैसे पर एक चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, इस पर कुछ लेक्चर्स एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे बहुत पहले से पड़े हुए हैं, आप वहाँ भी देख सकते हैं कि 18th सेंचुरी की एनालिसिस हम कैसे करेंगे, कैसे यूरोपीय कंपनियों का आगमन हुआ, कैसे मुगल साम्राज्य का पतन हुआ, कैसे क्षेत्रीय राज्यों का उदय हुआ, एक दूसरे से कोरिलेट करते हुए। पिछले सत्र की वीडियो भले ही है वो, लेकिन वो अब भी लाभदायी होगी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए और इंटर रिलेट करने के लिए। इसके अतिरिक्त तो कुछ और भी किताबें हैं, जैसे MS जैन। अब हम नई किताब तो कब नहीं कहेंगे पढ़ने के लिए, लेकिन अगर आप लेना चाहें तो MS जैन की आधुनिक भारत ले लें। कॉन्सेप्चुअली इंटीग्रेटेड रूप में ये लिखी हुई है, पतली ही किताब है, बहुत मोटी किताब नहीं है। लेकिन जो बिपिन चंद्र की किताब है उसे आप जरूर पढ़ें, उससे जो जुड़े पर्सनालिटीज है वहाँ से भी सवाल उठे हैं, जैसे हैदर अली है, टीपू सुल्तान है ना, क्लाइव है, वॉरेन हेस्टिंग्स है। ये पर्सनालिटीज पे भी पर्टिकुलरली सवाल पूछे जा सकते हैं, तो उसको फोकस में ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि 18th सेंचुरी के वो बहुत महत्वपूर्ण जो व्यक्तित्व थे, जो घटनाएं थीं, वो मतलब कैसे प्रभावित करती रहीं, वो जानते रहिए, है ना। और एक और आपको हम फार्मूला दे दें, जब भी घटनाएं रहें तो हमेशा इस बात को याद रखिएगा कि कारण जानिए, परिणाम जानिए, है ना। बीच की घटनाएं भी अगर आप जान रहे हैं तो कभी कभी डिटेल पूछ लेता है, लेकिन स्पेशली क्या कारण था और क्या परिणाम रहा, कारण और परिणाम के संदर्भों में अगर आप देखा तो आप ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं इस पे, है ना। और यहीं पे इकोनॉमिक हिस्ट्री को भी देखने की ज़रूरत है कि जैसे ब्रिटिश इकोनॉमिक इम्पैक्ट है, कैसे रहा ब्रिटिश इकोनॉमिक इम्पैक्ट, है ना। और हमको लगता है कि बिपिन चंद्रा की अगर किताब आप पढ़ते हैं तो वहाँ से पर्याप्त कॉन्सेप्ट आपको मिल जाएगा और वहाँ से आप सवाल कर लेंगे। और ये बड़ा इम्पोर्टेंट सेक्शन है UPSC के लिए भी और UPPSC के लिए, एक दो सवाल आने की संभावना रहेंगी। तीसरा जो महत्वपूर्ण पार्ट है वो नेशनल मूवमेंट का है, 1885 से लेकर के 1947 तक का है। और निसंदेह इसमें जो राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष है, आप लोगों की फेवरेट पुस्तक है, पढ़ते भी रहे हैं, राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष, इसे भी देखिए। आपको बताऊं कि राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष 85 से 47 में आपको क्रमिक विकास कैसे हो रहा है, कैसे रणनीतियां बदल रही हैं, कौन से कौन व्यक्तित्व प्रभावित करने वाले रहे हैं, उन पे फोकस करने की आपको ज़रूरत है ना। आपका स्रोत भले ही कुछ और हो, लेकिन केवल फैक्ट ना पढ़ते आपको दिखाई दें, बल्कि उससे जुड़ी जो कारण परिणाम है, जो घटनाएं हैं, जो विभिन्न कमीशंस आए हुए हैं, उनके मुख्य प्रतिवेदन क्या थे, पृष्ठभूमि उसकी क्या थी, उसका परिणाम क्या हुआ, उस पर क्या प्रतिक्रियाएं रहीं, ये सब सेक्शन है फोकस करने का, है ना। तो ये हिस्ट्री एंड कल्चर की बात रही। और एक बात और कहूँगा, खास करके ये सभी के लिए रहता है, और क्यों रहता है इसकी चर्चा हम लास्ट में करेंगे। वो ये कि आपको हमेशा इन सारे सेक्शन पे जब आप पढ़ रहे हैं तो निश्चित रूप से जो क्वेश्चन सॉल्विंग्स हैं वो जरूर होनी चाहिए, सॉल्विंग्स। अब सवाल इस बात का है कि सर प्रश्न तो बड़े विचित्र विचित्र से लगते हैं, मालूम हुआ कि किसी बहुत चर्चित और प्रतिष्ठित प्रतिष्ठान का आपने टेस्ट सीरीज ही ज्वाइन कर लिया या कोई क्वेश्चंस बैंक आपको मिल गया, तो आपको लगेगा कि अरे सर इतने कठिन कठिन सवाल हैं कि हमारा तो कॉन्फिडेंस ही लूज हो गया, हम तो कर ही नहीं पा रहे हैं। आपको बताऊं, वास्तव में UPSC में इतने कठिन सवाल कभी नहीं रहते हैं। अगर आपने कॉन्सेप्चुअल टॉक किया है, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है,
तो निश्चित रूप से आप उसे कर ले जाएंगे। तो क्या ज़रूरत है, क्वेश्चन जो सॉल्विंग टेक्निक है, सबसे पहले इतना तो आप ये कर ही सकते हैं कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वो जरूर सॉल्व करें, और डेली इसके लिए कम से कम 1 घंटे का समय या 40 मिनट का समय अपने हिसाब से निकाल लें। जब आप थोड़े से रिलैक्स टाइप के लग रहे हों तो आपको लगना चाहिए 40 मिनट आपने डिस्कस कर लिया, है ना। उससे क्या होगा कि जो छोटी छोटी चीज़ें गलत होती हैं, यूपीपीएससी लेवल पे तो आप देखेंगे कि कई सवाल वैसे ही आते हुए मिलेंगे, लेकिन यूपीएससी लेवल पे जो आप प्रश्न आते हुए प्रश्न गलत करते हैं, उसकी जो संभावनाएं हैं, जो उसकी आशंकाएं हैं, संभावना नहीं कहेंगे, उसकी जो आशंकाएं हैं वो थोड़ी सी कम हो जाएंगी, है ना। बाकी प्रश्न को कैसे टैकल आपको करना है, इसको हम लोग सबसे लास्ट में चर्चा करेंगे कि नेगेटिव मार्किंग के दौर पे क्या रणनीति होनी चाहिए, कैसी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो फिलहाल जिस सेक्शन को पढ़ें उस सेक्शन पे क्वेश्चन सॉल्विंग करें। कभी कभी आप मनोरंजन के लिए ही सही आप उसे कर सकते हैं कि अपने भी प्रश्न बना सकते हैं, है ना, कि कैसे कैसे सवाल बन सकता है। लेकिन अब बस यही याद रखिएगा, बूझो तो लाल बुझक्कड़ चाचा वाली हाल ना कर दीजिएगा कि ऐसे ऐसे प्रश्न पूछिए कि फिर जो है केवल आप जाने और कोई भी ना जाने। तो ऐसे सवाल कभी, लाल बुझक्कड़ी वाला सवाल आपसे कभी नहीं पूछता है। दूसरी चीज़, हम ये कतई नहीं कहेंगे कि टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना हानिकारक है। आप देखें बहुत सारी टेस्ट सीरीज आपको मार्केट में भी मिल जाती है फॉर रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से। बस इस पे ध्यान देने की इतनी ही ज़रूरत है कि अगर आपके परसेंटेज बहुत कम निकलते हैं तो हतोत्साहित नहीं होइए, उतना कठिन नहीं रहता है। कई बार लोग जानबूझ के कठिन बना लेते हैं। तो इस पे भी अगर आपने सही कर लिया, प्रैक्टिस कर लिया, नए सवालों को स्ट्रेटजिक वे में देख लिया, तो निश्चित रूप से वो सेक्शन आपका ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। क्लियर है? आइए अगले सवाल पे आते हैं। हम आपसे इस पूरे सेक्शन के लिए मोटे तौर पर अपनी रुचि और अपनी तैयारी के हिसाब से आप लोग डिसीजन लीजिएगा। 150 घंटे से लेकर के 200 घंटे तक आप इस सेक्शन पे बहुत आराम से देख सकते हैं। 150 से 200 घंटे प्रोडक्टिव एरिया आपको है। अगला सवाल, अगला जो पक्ष है काफ़ी उतना ही महत्वपूर्ण है, बल्कि आजकल अगर आप देखें तो इस सेक्शन से बहुत ज़्यादा आता है। वर्ड ज्योग्राफी ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया, वर्ल्ड एंड इंडिया। चलिए वर्ल्ड एंड इंडिया, इंडिया इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट। जाहिर सी बात है इसमें आपको सोर्स अपने जो पढ़ते रहे हैं उसको करिए। लास्ट में हम एक आध अपनी पसंद की कुछ बातें आपको बता देंगे, खास करके जो न्यू कमर हो, जो या जिनको एकदम से लग रहा हो कि वो इस सेक्शन को नहीं डील कर पा रहे हैं, उनके लिए पहली बात तो मैपिंग वाले सेक्शन पे ध्यान में रखेंगे। नदी, भौतिक पक्ष, खास करके नदी है, पठार है, ज्वालामुखी है, वेल्केनोज हैं, आप मैपिंग करेंगे कॉन्टिनेंट वाइज, तो आप देखेंगे वहाँ से सवाल उठते रहे हैं। याद रखने की ज़रूरत है, फोकस पॉइंट वो रहता है कि जो चीज़ें चर्चा में रहती हैं, किसी भी वजह से फोकस पॉइंट रहता है, वहाँ से एग्जामिनर सवाल पूछ लेता है, राइट। चाहे वो यूरोप का हो, चाहे एशिया का हो, या किसी सम्मेलन की वजह से चर्चित में रहा हो, या चुनाव की वजह से चर्चित में रहा हो, तो वहाँ से वो पोर्शन उठा करके आपसे पूछा जा सकता है, फोकस पॉइंट किया जा सकता है। जो सामान्यतः कॉन्सेप्ट हैं, जो आपके एनसीईआरटी सबसे बढ़िया स्रोत है उसका, जो विश्व भूगोल का और इंडियन ज्योग्राफी का, जो अवधारणाएं हैं महासागर पे, जलवायु विज्ञान पे, है ना, उस पे ज़्यादा सवाल रहते हैं, इसलिए हमने इन चीज़ों को रख लिया। क्लाइमेटोलॉजी वाले सेक्शन पे, है ना। अब जियो मार्फो से सवाल उतने ज़्यादा नहीं पूछते हैं, लेकिन कभी कभी उठा करके आपसे प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत, खास करके पर्वतों के निर्माण से संबंधित या ज्वालामुखी या भूकंप से संबंधित उठा करके आपसे सवाल करंट से रिलेट करके पूछे जा सकते हैं। और जब आप मैगजीन पढ़ेंगे तो आपको उन मैगजीन में उन स्थलों जो चर्चा के कारण रहे हैं उन्हें आप देखिए, बहुत ध्यान केयरफुली ढंग से पढ़ने की ज़रूरत है। आप सपोज करिए कि प्रतियोगिता दर्पण पढ़ रहे हैं, क्रॉनिकल पढ़ रहे हैं, दृष्टि की कोई मैगजीन पढ़ रहे हैं, और आपने देखा कि वर्ल्ड ज्योग्राफिकल जो वो है, क्या कहते हैं, कि वजह से कोई स्थान चर्चित है, तो उसकी ज्योग्राफी क्या है, उससे रिलेटेड क्या चीज़ें रही है, वो आप वहीं अपडेट कर लीजिए, तो वहाँ से पूछा जा सकता है। रिसोर्सेज है, हमेशा से सवाल पूछा जाता रहा है।
भारत का भूगोल वही भौतिक पक्ष, संसाधन, जनसंख्या, है ना? यहाँ आप फोकस करना है। पर्यावरणीय जो अवधारणाएं हैं, पर्यावरणीय सम्मेलन है, रिपोर्ट हैं, पर्यावरण प्रदूषण प्रदूषण समाप्त करने हेतु जो पहल है, विभिन्न प्रकार की समिट होती रहती है ना? समसामयिक पर्यावरणीय मुद्दे हैं, इन पे अगर आप फोकस करें तो आप कई बार देखते हैं कि वर्ल्ड उसमें जो है क्या कहते हैं, यूपीएससी में 10 से 12 सवाल, 15 सवाल तक आ जाते हैं, कभी कभी 16-17 सवाल आ सकते हैं। और यूपी पीसीएस में तो कभी कभी एकदम से कॉम्बिनेशन ही बदल देता है। मालूम हुआ, इसमें अभयारण्य और अन्य सारी चीज़ें भी, बायोस्फीरिक रिजर्व भी, खास करके यूपी पीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से जान लीजिएगा। यहाँ नहीं लिखा हुआ है, लिख दे रहा हूँ कि जो अभयारण्य और बायोस्फीरिक रिजर्व हैं उनसे रिलेटेड यूपीएससी में भी बहुत सवाल पूछते हैं, यहाँ से भी सवाल पूछे जाएंगे, है ना? और मैं आपको कोई बहुत रिकमेंडेशन इस पे नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक सुझाव दे रहा हूँ, आप उसे एक विकल्प दे रहा हूँ, जरूर देखिएगा कि जो इंडियन ज्योग्राफी में जो प्रोफेसर एस ओझा का के यूट्यूब पे लेक्चर है, हमको लगता है कि हार्डली 20-22 लेक्चर्स में उन्होंने कवर अप करने का प्रयास किया है। और वो लेक्चर भी बहुत लंबे नहीं हैं, आधे घंटे, 35 मिनट, 40 मिनट, मैक्सिमम 1 घंटे के लेक्चर्स होंगे। तो वो आप देखेंगे तो आपकी जो मैपिंग वाला पार्ट है, वर्ल्ड मैप, वर्ल्ड सेक्शन पे भी उनका है, तो और इंडिया पे भी है, और उसको देखेंगे तो मैपिंग का सेक्शन और जो अवधारणात्मक जो विकास है वो आपको होगा, लेकिन वो लेक्चर्स पुराने हैं और उसमें जो आंकड़े संबंधित, जो अपडेशन संबंधित जो बातें हैं उसे आपको स्वयं करने होंगे। तो आप जरूर उस सेक्शन को देख सकते हैं। हमने आपको बताया कि प्रोफेसर एस ओझा यूट्यूब पे अवेलेबल है, वहाँ से आप देख सकते हैं, निश्चित रूप से आपका सहायक होगा। और आपको बताऊं कि सच पूछे तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट का एक ऐसा सेक्शन है, अगर इन दोनों सेक्शंस पे आपने कमांड कर लिया तो लगभग 40 to 50% तक पेपर्स पे कवर कर ले जाएंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप चीज़ों को रखेंगे। और यहाँ पे भी मैं वही बात कहूँगा कि जिन चीज़ों को आप पढ़िए वो क्वेश्चन आंसर सॉल्विंग्स ज़रूर ध्यान में रखिए। एक बार दोबारा लिख रहा हूँ, कोई चीज़ बार बार लिखी जाए तो इसका मतलब है कि उसका इम्पोर्टेंस है वो ये कि क्वेश्चन आंसर्स जो सॉल्विंग्स हैं वो आप लोग हमेशा करते रहें। राइट, आइए अब बात करते हैं, नेक्स्ट सेक्शन पे बात करें। जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी की बात करें, भारतीय संविधान और राजनीति, तो निश्चित रूप से जो पार्ट है इसका संवैधानिक विकास। और आपको एक बात बताऊं, हमने आपको बताया कि 200 घंटे आप वहाँ दे लीजिए, 150 से पौने 200 घंटे, और जितना आप हिस्ट्री पे समय देते हैं उससे कम समय आपको ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट के सेक्शन में नहीं देना है। आप, मैं चाहता तो ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट को अलग कर देता, एक ही साथ कर लिया, आप समझ सकते हैं कि कजिन है, भाई बहन है वो, तो दोनों को मिला करके हमने लगभग 200 घंटे रखा। और आपके नेचर के अनुसार ये बदल सकता है, कोई मालूम हो कि एमए ज्योग्राफी का स्टूडेंट हो तो वो 200 घंटे क्यों देगा, वो तो आप चाहे तो 100-125 घंटे में भी कर सकता है, तो वो अपने हिसाब से टाइमिंग कर सकता है। इसके बाद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी, ये सेक्शन ऐसा है कि बच्चों का बड़ा वफादार रहा है और कभी कभी बड़ी वफादारी जम के निभाई जाती है। वो ये कि मालूम हुआ कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से ही 25 सवाल पूछ दिया तो आपकी बाहें खिल जाती हैं कि अरे सर ये तो बड़ा अच्छा सा सेक्शन रहा। तो उसके कुछ डायमेंशंस हैं, उस पर फोकस करने की ज़रूरत है। जैसे आपको बताऊं, संवैधानिक विकास है, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट है ना, संवैधानिक विकास का मामला है। भारतीय संघ का निर्माण, ये एक ऐसा टॉपिक है जो छिपा हुआ है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। केवल इसके अनुच्छेद, आर्टिकल के सेक्शन को देखने की जरूरत नहीं है, बल्कि भारत का संघ कैसे कैसे डेवलप हुआ, किन किन सन में हुआ, उससे संबंधित जो अनुच्छेद क्या है वो इम्पोर्टेंट हमेशा के लिए रहे हैं। और एक आईएएस ऑफिसर होने की वजह से आपको पूरा संघ का निर्माण पता होना चाहिए, कैसे आपका जो है राज्य पुनर्गठन आयोग हुआ, उसमें कौन कौन सदस्य थे, क्या सिद्धांत थे, उससे जुड़ा हुआ जो चैप्टर है, कई एंगल से बहुत महत्वपूर्ण रहा है, इसलिए इसे जरूर देखिएगा। नागरिकता, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, ये सेक्शन आप लोग भी प्रायः देखते रहते हैं और देखना भी चाहिए। स्ट्रीम मेन लाइन है, ये स्ट्रीम लाइन आप कह सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी का रहा है। केंद्र की कार्यपालिका, विधायिका एवं न्यायपालिका, ज़्यादा यही महत्वपूर्ण रहा है। लेकिन
इससे जुड़े पैरेलल राज्य की कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका को भी ध्यान में रखना चाहिए, है ना? लेकिन फोकस बिंदु आप केंद्र की कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका पे रखेंगे। कंटेंट और प्रोसेस के साथ-साथ उससे जुड़े जो अनुच्छेद हैं, आर्टिकल्स हैं, कम से कम हेडिंग्स तो क्लियर ही रहनी चाहिए, अगर सब सेक्शंस नहीं क्लियर है तो भी, है ना? संविधान संशोधन जितने हुए हैं, खास करके लेटेस्ट वाले, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं, है ना? अभी कृषि विधेयक विधेयक भी लाया गया है, आएंगे हम लोग समकालीन पे, लेकिन जो प्रमुख प्रमुख संविधान संशोधन रहे हैं, जो माइलस्टोन्स रहे हैं, उन पे देखने की जरूरत है। आयोग संवैधानिक और गैर संवैधानिक, जो संविधान की शक्ति से प्राप्त हैं, जैसे वित्त आयोग है ना, उन्हें, और जो गैर संवैधानिक आयोग हैं उन पे आजकल जानते रहिए, हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ट्रिब्यूनल भी लिख दे रहे हैं, क्योंकि ट्रिब्यूनल से भी सवाल चर्चित में रहे हैं, ट्रिब्यूनल से भी सवाल पूछे रहे हैं, तो इन पे आपको फोकस करने की जरूरत है। यहाँ से भी सवाल यूपीएससी में पूछे जाएंगे, खास करके ये यूपीएससी का मैटर ज्यादा रहा है ना? तो ऐसा नहीं है कि यूपी पीसीएस में नहीं पूछा गया है, पूछा गया है। पंचायती राज, इस बार तो हम कहिए आपको लिखित दे दें कि कम से कम 2021 के पीसीएस में पंचायती राज से 2 सवाल रहेंगे यूपी पीसीएस से, क्योंकि चुनाव होने वाले हैं। कम से कम 2 सवाल तो 100% रहेंगे, इसलिए पंचायतों का गठन, पंचायतों के अधिकार, चुनाव की प्रक्रिया, ये तीनों सेक्शन यूपी पीसीएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो समसामयिक विधेयक रहे हैं, जो इशूज रहे हैं, उनसे जुड़े जो मुद्दे रहे हैं, चाहे वो विरोध का, चाहे वो समर्थन का, वो चीज़ें भी आप देखेंगे। कौन से मुद्दे चर्चा में रहे हैं, उसको जानने का सबसे बढ़िया तरीका है वो ये कि जब आप मैगजीन पढ़ते हैं तो उन चर्चित मुद्दों को स्थान जरूर दिया जाता है, ठीक है? अच्छा, एक बात और भी कहेंगे कि सर आप बार बार कह रहे हैं कि सर पेपर पे नहीं जो फोकस कर रहे हैं, पेपर पे फोकस लास्ट आवर में नहीं किया जाता है। पेपर पढ़ने की जो रणनीति होती है, जो स्ट्रेटजी होती है, वो एक रेगुलर प्रोसेस में होती है कि आप हिंदी मीडियम में पढ़ रहे हैं तो कम से कम जनसत्ता को पढ़ें या हिंदुस्तान को पढ़ें, और अगर आप उसमें देख रहे हैं, क्या कहते हैं कि देख रहे हैं इंग्लिश मीडियम में, तो इंडियन एक्सप्रेस देखें, हिंदू देखें, है ना? और साथ ही साथ व्हाट्सएप और फेसबुक ना देखें, है ना? तो कहने का मतलब है कि उनसे जुड़ी जो मुद्दे हैं, जो व्हाट्सएप पे चलते हैं और जो फेसबुक पे चलते हैं, वो अथेंटिक नहीं है, ना उससे उठा के पूछे जाएंगे। और यहाँ पे भी जो रिलेटेड सेक्शन है उस पर क्वेश्चन आंसर एनालिसिस आप करेंगे तो फायदेमंद में रहेंगे, फायदे में रहेंगे, है ना? और ये बड़ा वफादार विषय रहा है। हिस्ट्री ज्योग्राफी के साथ साथ अगर ऐसे एक आध सेक्शन को मिला लिया जाए तो आपके सेलेक्ट होने की जो प्रोबेबिलिटी है, जो प्रायिकता है, वो थोड़ी और भी बढ़ जाती है। राइट? श्योर? चलिए अगले सवाल पे आते हैं, अगले सेक्शन पे आते हैं, इंडियन इकोनॉमी। नाम सुनते ही पसीना आने लगता है। कारण ये क्योंकि इसकी जो अवधारणाएं हैं, अवधारणाओं से आप लोग परिचित नहीं रहते हैं, तो जाहिर सी बात है जो पारंपरिक जो इंडियन एग्रीकल्चर इंडियन इकोनॉमी के जो पिलर्स हैं, जो आधारभूत अवधारणाएं हैं, वो तो आपको क्लियर ही होनी चाहिए, है ना? नेशनल इनकम है, एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्री सेक्टर है ना, ट्रांसपोर्टेशन है, परिवहन है, इस सारी चीज़ों को देखना है, लेकिन वो बड़े विस्तृत परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखेंगे, अध्ययन करेंगे, पहले से है। अब इस समय फोकस करने की, किस पे फोकस करने की ज़रूरत है, जहां आप फोकस करके आपकी गाड़ी निकल सकती है, उन टॉपिकों की हमने आपको चर्चा किया है। सबसे पहली बात तो देखिए, पहला जो मुद्दा है वो आजकल यूपी पीसीएस में भी और आईएएस में भी पूछा जाता है, सोशियो इकोनॉमिक अकाउंटिंग, सोशियो सामाजिक आर्थिक लेखांकन। यह एक ऐसा टॉपिक है जो आपसे सवाल पूछा जाता है, और कम से कम 20 रिपोर्ट हैं जो वर्ल्ड लेवल पे निकलती हैं, जैसे मानव विकास सूचकांक है, गरीबी सूचकांक है, लैंगिक सूचकांक है ना, भुखमरी सूचकांक है, बाल श्रम से संबंधित सूचकांक है, ऐसे 20 आपको आपको दिखाई देंगे, या उद्यमशीलता का सूचकांक है। तो सोशियो इकोनॉमिक अकाउंटिंग आसान भी है और कठिन भी है। आसान इसलिए है क्योंकि इसके लिए बहुत बड़े इकोनॉमी की नॉलेज की जरूरत नहीं है, बल्कि चीज़ों के प्रबंधन की आवश्यकता है। जैसे आप सपोज करिए कि कोई भी सोशियो इकोनॉमिक अकाउंटिंग अगर आप पढ़ रहे हैं तो क्या क्या अपेक्षाएं होती हैं। सबसे पहले जो आपको करना है वो ये कि वो किस संस्था के द्वारा
कुछ प्रश्नों का जवाब आपको स्पष्ट होना चाहिए कि किस संस्था के द्वारा जारी किया जा रहा है, नंबर 1। दूसरी बात, आधार क्या है। आधार, कई बार सवाल आधार आपसे पूछे गए हैं। उसके बाद कि जो सूची में वैश्विक अग्रणी राज्य कम से कम 3 तो आपको पता ही होनी चाहिए। सबसे पिछड़े राज्य पता होने चाहिए 3। भारत की स्थिति क्या है ये पता होना चाहिए। भारत के पड़ोसी की स्थिति क्या है, पड़ोसी। सार्क में क्या तुलना है, सार्क में। और ये सब आंकड़े हैं, एक एक पेज पे एक एक लेखांकन बनाने की जरूरत है। और सबसे बड़ी बात ये कि फोकस पॉइंट क्या है। कई बार क्या होता है कि कोई पर्टिकुलर फोकस होता है या स्लोगन होता है, वही उठा करके आपसे पूछ लिया जाता है कि मालूम हुआ कि वैश्विक भुखमरी सूचकांक का 2021 का मुख्य विषय क्या है या मुख्य स्लोगन क्या है, किस पे फोकस है, उसको जानने की जरूरत है ना। तो सोशियो इकोनॉमिक अकाउंटिंग कभी कभी पीसीएस स्तर पे तो आप ये मान के चलिए कि 4 से 5 सवाल पूछ लेते हैं, यूपीएससी स्तर पे 1-2 सवाल आपको मिल जाएगा। उसके बाद विभिन्न रिपोर्ट हैं, विभागीय जो रिपोर्ट हैं या जो आयोग हैं या जो समितियां हैं, किस विषय पे रहीं, किस अवधि के लिए रहीं और उनका क्या रिकमेंडेशन रहा, चाहे वित्त आयोग हो, चाहे प्रदूषण पर कोई आयोग हो, चाहे औद्योगिक विकास के लिए हो, चाहे विनिवेश पे हो, है ना। और ये सब आपको मैगजीन्स में मिलती हुई चली जाएंगी। आर्थिक समीक्षा, इकोनॉमिक सर्वे एंड संघीय बजट जरूर ध्यान में रखें। ये यूपीएससी के लिए हमने स्पेशली लिखा, हमेशा सवाल पूछा जाता है, इसको कम से कम 2-3 दिन 4 दिन समय देने की ज़रूरत है। आप लास्ट आवर में राजकोषीय घाटा और ये सारी चीज़ें पढ़ के जाते हैं और फिर कहते हैं कि सर कंफ्यूज हो गए, पता नहीं है। आपको बजट समीक्षा पता होनी चाहिए कि क्या उपलब्धियां रहीं, क्या टारगेट थे, क्या टारगेट रखे गए, कौन से फ्लैगशिप के कार्यक्रम हैं, है ना, क्या स्टेटस है, वो सब कुछ इकोनॉमी की ये रिपोर्ट है और ये बजट है, यानी भविष्य के लिए जो प्लान है वो सब चीज़ इसी पे फोकस होगा, इसलिए इसका बड़ा विस्तृत अध्ययन करना चाहिए। यही हम आपको बता दें, खास करके जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन दे रहे हैं यूपीपीसीएस, संघीय बजट के साथ साथ वो क्या करेंगे, यूपीएससी यूपी का भी बजट देखेंगे वो। और जब सवाल आपसे पूछे जाएंगे तो याद रखिएगा, आर्थिक संघीय बजट से या कर से संबंधित टैक्सेशन प्रपोजल से जो आपके संघ और राज्य के जो वित्तीय संबंध वाले अनुच्छेद हैं, संवैधानिक जो इसके प्रावधान हैं, वो भी महत्वपूर्ण हमेशा के लिए हो जाते हैं, क्योंकि हर साल बजट रहता है ना। तो उससे रिलेट करके भी जो टर्मिनोलॉजीज है ना, वित्त विधेयक, धन विधेयक, उनके पारित करने की जो प्रक्रियाएं हैं, वो सारी चीज़ें बड़ी क्लियर होनी चाहिए। चाहे उत्तर प्रदेश में दे रहे हैं तो यूपीपीएससी के लिए भी एक्स्ट्रा ऐड करने की ज़रूरत है, अदरवाइज यूपीएससी लेवल पे तो आपको सबको पता होना चाहिए। विकास की जो रणनीतियां हैं, जो डेवलपमेंट्स नए नए बन रहे हैं, उनको देखने की ज़रूरत है। जो समिट्स हुए वैश्विक स्तर पर, उसको देखने की ज़रूरत है। और जो समकालीन जो कंकरेंट आंकड़े हैं, 100 आवर्स तो आपको इस पे देना ही देना चाहिए। क्लियर है। चलिए आगे की हम बात करते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे। ये एक ऐसा पार्ट है कि जिस पे आप ये कह सकते हैं कि आईआईटियंस को छोड़ दिया जाए, जो साइंस बैकग्राउंड के बच्चे छोड़ दिए जाएं, तो सबको इस सेक्शन पे प्रॉब्लम है ना। 2 सेक्शन है इसका, एक जनरल साइंस है और दूसरा साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। जब आप प्रीलिम्स देते हैं, मेंस में तो हम ये रणनीति नहीं करते, लेकिन प्रीलिम्स जब आप देते हैं तो हम यही कहते हैं कि इस पे आपके पास ऑप्शन रहता है, कम से कम कभी 4 सवाल, कभी 5 सवाल, कभी 7-8 सवाल भी रहते हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पर आपके पास ऑप्शन रहेगा, क्योंकि जैसे ही आप 50 to 60% करने पे पास रहते हैं तो आप जो है सेफ जोन में जाने लगते हैं। तो अगर आपको लगता है कि सर हम इस सेक्शन को हैंडल नहीं कर पाएंगे, तो केवल उन्हीं पक्षों को हैंडल करिए जहां आप कर सकते हैं, है ना। क्लियर। अदरवाइज इसको अवॉइड भी किया जा सकता है या अपनी स्ट्रेटजी में सेकेंडरी पोजीशन रखा जा सकता है। फिलहाल ध्यान किस पे आपको देखना है कि समसामयिक प्रौद्योगिकी विकास एवं उससे जुड़े तकनीकी पक्ष। कोई भी इंडोजेनस या वर्ल्ड जेनस
टेक्नोलॉजीज हैं, जो तकनीकों का विकास हो रहा है, उससे जुड़े जो तथ्य हैं उसे आपको पता होना चाहिए, है ना। जैसे सोलर मिशन है कोई, या लूनर मिशन है, या उपग्रह है, उससे क्या अपेक्षाएं हैं, क्या चीज़ें हुई हैं, उसके स्टैटिस्टिक्स और उसके एप्लीकेशन के बारे में पता होना चाहिए। मानव शरीर क्रिया विज्ञान, ह्यूमन फिजियोलॉजी से रिलेटेड चीज़ें पता होना चाहिए। आप भी उसी को फोकस करते हैं। पाचन तंत्र है, श्वसन तंत्र है, रक्त परिवहन है, डिजीजेज हैं, है ना, जो ह्यूमन फिजियोलॉजी से रिलेटेड है। खास करके यूपी पीसीएस के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार सवाल आ जाते हैं, है ना। यहीं पर एक चीज़ और ध्यान देने की ज़रूरत है, चाहे आप उसे इकोनॉमी में ले जाएं, चाहे साइंस में ले जाएं। यूपी पीसीएस में स्पेशली एग्रीकल्चर बेस से जुड़ी जो चीज़ें हैं, जो बीमारियां हैं, जो प्रजातियां हैं, वो भी आपसे पूछी जाती हैं। जैसे धान की, गन्ने की, है ना, आलू की। तो वो चीज़ें स्पेसिफिक जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें संचयिका टाइप की पूछ ली जाती है कि फैक्चुअल चीज़ें, तो उसे पता रहना चाहिए। कोरोना और वैक्सीनेशन, ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पे आप कह सकते हैं कि सर हर हाल में यहाँ से सवाल आएगा। याद होगा हमने कोरोना पे एक ही निबंध मैंने कराया था, और वो निबंध हर जगह लगभग आया, है ना। और बीईओ में तो ऐसा चाहे एक लड़के ने लिखा भी, मैसेज भी किया, बड़ा अच्छा लगा कि सर इसको हमने लिखा और फाइनली मैं सेलेक्ट भी हो गया। तो उद्देश्य यही रहता है कि आप फोकस करें, यहाँ से भी सवाल जरूर आएगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीतियाँ जो है, पॉलिसीज है, खास करके यूपीएससी के स्तर पे तो बहुत ज़रूरी है इसको जानना, पॉलिसीज पे। लेकिन हम फिर भी कहेंगे कि अब मालूम हुआ कि आपने इंटर से ही साहित्य पढ़ा हुआ है और आप साइंस नहीं देखते हैं, अब बैठ जाएं बड़ी बड़ी फिजिक्स के सिद्धांत खोजने, तो मुझे पता है कि आप यूपीएससी के लेवल के जो सवाल हैं उसे हल नहीं कर पाएंगे, है ना। दिक्कतें आएंगी, गलत हों, इससे बेहतर है कि हम कहीं दूसरी जगह मेहनत कर लें। ठीक है, आइए कुछ और सेक्शन है जहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है। देखिए, हम हमेशा बात करते हैं भारत एक परिचय, इंडिया एन इंट्रोडक्शन। जैसे राष्ट्रीय प्रतीक हैं, प्रांतीय सांस्कृतिक विविधताएं हैं, परंपराएं हैं, है ना, पर्यावरणीय संबंधी कुछ विशेषताएं हैं उनकी। आपको इंडिया पढ़ लेना चाहिए। इंडिया तो बहुत मोटी हो जाएगी किताब, उसके कुछ सर्टेन टॉपिक्स हैं, लेकिन मार्केट में अगर आप देखेंगे तो उस इंडिया हमेशा हर साल निकलती है जो इंडिया 2021, उसका क्या होगा कि वो एक सिनॉप्सिस या उसका एक शॉर्ट निकालते हैं किसी भी पब्लिकेशन का, जिसका प्रस्तुतिकरण आपको अच्छा लगे उसे ज़रूर देख लें, और इन सारे टॉपिक्स को भी देख लें। वहाँ से कम 40-50 पेज के अंदर ही होगा, वहाँ देख लीजिए। सबसे बड़ी बात यह है कि इंडिया से जब आप लिख लेते हैं तो वहाँ पे आद्यतन आंकड़े मिल जाएंगे, आद्यतन आंकड़े एवं रणनीति मिल जाएंगे, आंकड़े एवं रणनीति। ठीक है, और यहीं पर जो यूपी पीसीएस वाले लोग दे रहे हैं, खास करके यूपी के लिए मैं ज़रूर कहूँगा कि यूपी स्पेशल ज़रूर पढ़ लें, क्योंकि ये हमेशा डिमांड रही है लोगों की कि यूपी में यूपी स्पेशल ज़्यादा नहीं पूछा जाता, अन्य राज्यों में पूछा जाता है। तो अब आयोग ने इस बात का संज्ञान लिया है और कम से कम 6 से 7 सवाल, 5 से 6 सवाल, कभी कभी 10 भी हो सकता है, यूपी स्पेशल से पूछ लेता है। तो हम यूपी स्पेशल पे अलग से कभी चर्चा कर लेंगे, क्या क्या पूछता है, कैसे करता है, लेकिन आपको यूपी स्पेशल को भी साथ में रखना होगा। क्लियर है, राइट। अच्छा, एक बात और हम आपको बताएं कि जब आप किसी भी इसको, चलिए आगे बढ़ता हूं, आगे बढ़ते हैं, तब फिर लास्ट में हम बातें करते हैं। अंतिम टॉपिक रहता है करंट अफेयर्स का, और ये एक ऐसा टॉपिक है जो मेहनत करेगा वो उसका फंसेगा, और वही क्या होगा कि फाइनली वो एक तरह से लीडिंग में कंडीशन में रहेगा। करंट अफेयर्स में आपको एक तरह से मान के चलिए कि पिछले 8 से 9 महीने का, बहुत पुराना नहीं जाना है, कम से कम पिछले 8 से 9 मंथ का। अब ये ना कहिएगा कि सर फला घटना तो 10 महीने पहले हो गई, हमने ऑलमोस्ट की बात कहता हूँ कि फ्रीक्वेंसी पिछले 8 से 9 महीने की रहती है। यानी आप जनवरी की मैगजीन से शुरुआत करें तो जनवरी के मैगजीन में नवंबर दिसंबर के आंकड़े रहते हैं, दिसंबर की घटनाएं रहती हैं, तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, है ना, यानी लगभग 6-7-8 घंटे की 8 उसकी जो रहती है वो मिल जाएंगी आपको। जब भी आप पढ़ें तो आप देखिए, क्लासीफाई कर लें, एक नोट्स जरूर बनाते रहें, उसको पढ़ें, पॉइंट आउट करें, क्योंकि लास्ट में वही समझ में आता है।
वो ये कि अंतर्राष्ट्रीय जो घटनाक्रम है, जैसे इंटरनेशनल का आपने 8-10 पेज का बना लिया, जनवरी का, फरवरी का, और अब तो उल्टा पढ़ना चाहिए। मालूम हुआ कि आप मार्च चल रहा है तो मार्च की मैगजीन पढ़ें, फिर फरवरी की, फिर जनवरी की, तो वो ज़्यादा बेहतर है। जैसे भी पढ़ लें, इंटरनेशनल इशूज़ को एक साथ रख लें, नेशनल इशूज़ जो आयोग हैं, सम्मेलन हैं, समितियां हैं, उनको एक साथ रख लें, आयोग समितियों को अलग रख लें, व्यक्तित्व जो प्रमुख व्यक्तित्व रहे उनको देख लें, खेल कम से कम जिन खेलों में भारतीयों का प्रदर्शन रहा है या जो पिछले प्रमुख टूर्नामेंट रहे हैं, कौन विजेता रहा है, कैसे रहा है, वहाँ से पूछा जाता है। ग्रैंड स्लैम्स तो ज़रूरी पूछा जाता है ना। पुरस्कार हमेशा जो नोबल है या जो क्षेत्रीय स्तर पे है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे है, उन पुरस्कारों को जानिए। साथ ही साथ ये भी जानते रहिए कि पुरस्कार कौन सी संस्था दे रही है ना। और पुरस्कारों में एक बात जरूर करेंगे कि जब आप नोबल पुरस्कार या खास करके नोबल पढ़ते हैं, है ना, तो नोबल पुरस्कार आप देखते हैं कि जैसे विज्ञान के क्षेत्र में दिया गया, तो विज्ञान के या अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में दिया गया, तो किन किन वैज्ञानिकों को दिया गया। साथ ही साथ आप ये भी देखेंगे कि किन किन देश के वैज्ञानिकों को दिया गया, और साथ ही साथ आप ये प्रयास करेंगे कि उनका जो रिसर्च का जो पॉइंट था, विषय था, कंटेंट था, वो क्या था जिस पे उनको ये मिला। तो निश्चित रूप से जो वहां से यूपीएससी में सवाल एक पूछता है। बाकी आपने पढ़ रहे हैं, मालूम हुआ कि कोई फैक्ट आपको लग गया कि हाँ ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं प्रीलिम्स में, तो आप उसे एक बना लें। और जब आप इस तरह से सिस्टमेटिक रूप से पढ़ेंगे तो करंट अफेयर्स की चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। करंट अफेयर्स को डेवलप करने के लिए 2-3 चीज़ों पे ध्यान दीजिए। एक तो हमने आपको बताया कि जो मंथली मैगजीन है, कोई भी आप पढ़ें, हम ये नहीं कह रहे हैं, और आप जानते हैं कि जो कवर कर ले, ऐसा ना करें कि एक महीने का क्रॉनिकल पढ़ें, दूसरे महीने का दर्पण पढ़ें, तीसरे महीने की दृष्टि पढ़ें, चौथे की चाणक्य पढ़ें। नहीं, कई बार क्या होता है कि जो पैनल है, हो सकता है उसकी मिस हो जाए कोई घटना, ना जनवरी में आ जाए, उसने फरवरी में दे दिया, तो मालूम हुआ कि वही घटना महत्वपूर्ण थी, आपने इसका पढ़ा यहाँ नहीं मिला, दूसरे वाले का पढ़ा वहाँ नहीं मिला, एक कोई पढ़ ले, है ना। जैसे सिविल सर्विसेज प्रतियोगियों के बीच जो है क्रॉनिकल सबसे फेमस रहा है, तो उसी को आप उठा करके पढ़ लीजिए, और उसको भी देखिए कौन से इंटरनेशनल इशूज रहे हैं, नेशनल, आयोग, समिति, व्यक्तित्व, खेल, पुरस्कार, इतने डायमेंशन से एनालिसिस करके आप पढ़ते हुए चले जाएं, है ना। साथ ही साथ एक बात जरूर ध्यान में रखें कि जब आप मंथली मैगजीन पढ़ते हैं तो इसी में एक जरूर ध्यान में रखिएगा, जो करंट के लिए मैगजीन्स की बात मैं कर रहा हूं, पहली चीज तो आपने जो एक मासिक पत्रिका पढ़ी वो पढ़ी, सपोज करिए कि क्रॉनिकल को ही पढ़ लिया। दूसरी चीज जरूर लगाइए, योजना। आप देखेंगे पूरी की पूरी योजना एक विशेषांक पे रहती है, जैसे कोरोना और इकोनॉमी पे आया, है ना, कोरोना एंड सोसाइटी पे आया, पर्यावरण पे आया, उसको पूरी योजना आप पढ़ें तो वो मुद्दे भी क्लियर हो जाते हैं, और वहाँ से कॉन्सेप्ट, क्योंकि बड़े इंटेलेक्चुअल लोग उसको लिखते हैं, तो मासिक पत्रिका के साथ योजना कर लें, बस बहुत है, इससे ज़्यादा कुछ होता नहीं है। लास्ट में आप ये कह सकते हैं कि कोई भी एक संकलन पढ़ लीजिएगा, जैसे पैनोरमा का है, विजडम का है, किसी का भी है, वो आपके ऊपर है। मैं किसी ब्रांड को यहाँ प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, वो इसलिए कह रहा हूँ कि सब लोग इधर उधर से खोज करके संकलित करके देते हैं, लेकिन मेन पूंजी जो होनी चाहिए वो आपकी ये होनी चाहिए। और जब आप ये कर लेंगे तो निश्चित रूप से आपको कहीं कोई रोक नहीं पाएगा। जीएस आप उस लेवल पे रहेंगे कि आप क्वालिफाई कर जाएं। प्रायः लड़कों के बीच में एक बड़ी समस्या रहती है कि सर मेरिट कितना जाना चाहिए, या नेगेटिव मार्किंग में हम क्या स्ट्रेटजी अपनाएं। तो आपको बताऊं कि सबसे बात ये कि हम मेरिट पहले डिसाइड ही नहीं कर सकते कि क्या मेरिट जाएगी, मेरिट क्या जाएगी। अगर आप कहें कि मेरिट क्या जाएगी तो ये बताना बड़ा सा असंभव से है, अनुमान लगाया जा सकता है। पहला सवाल आपका रहता है, बड़े परेशान रहते हैं, आपकी वैकेंसीज क्या है, मेरिट क्या जाएगी।
तो सबसे पहले तो आप ये जानते रहिए कि एग्जामिनेशन डेट के पहले जो अधियाचन आ जाता है सरकार वो डाल देती है ना। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज में कम से कम यूपी पीसीएस में तो ऐसा होता ही होता है। मेरिट डिपेंड करती है कि आपकी सीट की संख्या क्या है और प्रश्न पत्र का स्वरूप क्या है, क्योंकि फाइट तो लगभग बराबर बच्चों में होती है। तो सबसे जरूर बात मेरिट क्या जाएगी, आप ये कह सकते हैं कि सर पेपर पे डिपेंड करेगा, लेकिन फिर भी आप ये कह सकते हैं कि औसत रूप से यूपीएससी में अगर आपने यूपीएससी में 60% कर दिया और यूपीपीएससी में 70% कर दिया तो हर हाल में आप सेलेक्ट हो जाएंगे, है ना। इससे नीचे ही मेरिट रहेगी, एक आध प्रश्न दो प्रश्न, इससे ज़्यादा नहीं रहेगी। ये मोटी मोटा की बात हमने कहा। क्यों? क्योंकि पेपर अगर बहुत कठिन आ जाए तो ये 55-50 भी हो सकता है, कहो एक आध प्रश्न और नीचे जाए। कैटेगरी वाइज भी मेरिट डिफर करता है, लेकिन हमने एक सामान्य बातें की। दूसरी चीज़ ये कि क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए नेगेटिव मार्किंग में। बार बार मैं इस लड़के हमसे पूछते हैं कि सर कितना करूं नेगेटिव मार्किंग में। तो जाहिर सी बात है सभी लोग, ऐसा तो है नहीं कि आता हुआ छोड़ देंगे कि अब हम आ गए हैं, क्वालिफाई कर गए अब हम नहीं करेंगे, है ना। तो इसका भी कोई पैरामीटर नहीं है, बस तरीका है ऐसा कैसे करने की। हमारे ख्याल से पेपर को कम से कम 2 राउंड में या 3 राउंड में करना चाहिए। फर्स्ट राउंड में आप उन सवालों को करेंगे जिसमें आप पूरी तरह से क्या है, कॉन्फिडेंट हैं, यानी आपको पता है कि यही सवाल होगा। और आपको बताऊं, आश्चर्य न करिएगा, कई बार ऐसा सवाल अगर यूपीएससी के स्तर पे देखते हैं तो आपको लगता है कि 30-35 सवाल ही ऐसे आ रहे हैं। कोई बात नहीं है, यूपीपीएससी में 50 सवाल आपने कर लिया तो उन सवाल को आप 100% करेंगे। मान लीजिए आपने 30% के आसपास देखा यूपीएससी में और यूपीपीएससी में लगभग 50%। अगर आपने ठीक से पढ़ा है जिन स्रोतों को मैंने बताया है तो 50% से ज़्यादा भी यूपीपीएससी में आप फर्स्ट राउंड में कर सकते हैं। दूसरा राउंड में आप चाहें तो इसी में कर सकते हैं, ऐसे सवाल जिसका एक भी विकल्प नहीं प्राप्त है, ऐसे सवाल जिसका एक भी विकल्प नहीं जानते आप। विकल्प नहीं जानते। बार बार आपसे कहूंगा, इस बात को रेड कर दे रहा हूं कि ऐसे सवालों को किसी भी कंडीशन में टच करने की ज़रूरत नहीं है, चाहे यूपीएससी हो चाहे यूपीपीएससी हो। क्यों? क्योंकि जब एक भी नहीं जानते तो इसके सही होने की जो संभावनाएं हैं वो बहुत कम है। 1/4 भी प्रायिकता नहीं आएगी, तो ऐसे सवाल आपको नेगेटिव मार्किंग में पीछे ले जाएंगे। हम मानते हैं कि 10% सवाल, 10 से 20 सवाल अगर ऐसे हैं तो कोई चिंता की बात ही नहीं है। कोई बात नहीं, आने दीजिए, ऐसा संभव है, ऐसा पेपर बनाया ही जाता है कि आप इरिटेट हो जाएं उससे। तो इरिटेट नहीं हुई, उसको ऑफ कर दीजिए, कि उसको घेर दीजिए कि हम वहाँ पर नहीं लगाएंगे। तीसरा विकल्प है, तीसरी कंडीशन क्या आएगी? तीसरी कंडीशन यह है कि आपको एक विकल्प पता है, नेगेशन विधि से, कि एक विकल्प पता है कि यह नहीं है, कि यह नहीं है। 3 में कंफ्यूज हो रहे हैं, कोई बात नहीं, ऐसे सवाल जरूर करिए। 3 में आपको जो लग रहा है वो करिए, क्योंकि आपको बताऊं कि जब आप 3 ऐसे सवाल करेंगे, इस कैटेगरी के 3 सवाल करेंगे, तो आपके सही होने की प्रायिकता 1 सवाल होगी और गलत होने की प्रायिकता क्या होगी? 2 होगी। प्रोबेबिलिटी है ये, स्वाभाविक रूप से। तो 1 नंबर के लिए आपको 1 सब मिला और 2 के लिए 2/3 कट गया, तो भी आप 1/3 पॉजिटिव नंबर पाएंगे ही, परेशान होने की जरूरत नहीं है। और तीसरा, ये चौथी एक कंडीशन आएगी, वो ये कि आपको 2 नहीं पता है, 50-50 में कंफ्यूजन है। जरूर करें, ये तो बहुत ही प्रोडक्टिव होता है। और हमको लगता है कि इसमें भी आपका कम से कम 40 से 50% या 60% सवाल आपके ऐसे होंगे
जिसमें आप 50-50 40-45% में होंगे। ऐसे सवाल में आधा सही होने के चांसेस रहेंगे, आधा गलत होने की। तो भी अगर आपने 20 सवाल किए, 10 सही हो गए, 10 गलत हो गए, तो भी आपको 7 सवालों का उत्तर मिलेगा। तो ये नेगेटिव मार्किंग में स्ट्रेटजी होनी चाहिए। इससे ज़्यादा भटकने की ज़रूरत नहीं है कि हमने 100 मार दिया, हमने 80 मार दिया, हमने 70 मार दिया। इस पे नहीं डिपेंड करेगा। डिपेंड ये करेगा कि अल्टीमेटली कितना आप स्कोर करने जा रहे हैं। राइट? तो हम उम्मीद करते हैं कि आपके बहुत सारे सवालों का यहाँ पे हल मिला होगा, और ख़ास करके जो लोग नए लोग हैं, तैयार कर रहे हैं, उन्हें बहुत बड़ा संबल मिलेगा। हम इनके कुछ टॉपिक्स पे प्री ओरिएंटेड पे, ख़ास करके जो आर्ट एंड कल्चर ओरिएंटेड सेक्शन है, उसे हम लेने का प्रयास करेंगे। कोई वादा तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इसलिए करना चाहूँगा आपसे कि आपको ये पता चल सके कि कैसे प्रीलिम्स पे हम लोग को फोकस करना है, कैसे कंसंट्रेट करना है, और बाकी वहाँ से 9-10 सवाल आपसे मिलेंगे ही मिलेंगे। श्योर? तो आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतज़ार रहेगा। बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू।